जय हिंद। आज हम जो पिछले पेपर में किए थे एमसीक्यू उसी का लॉन्ग आंसर आज करेंगे। तो पहले आज फिजिक्स का लॉन्ग आंसर कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं फिजिक्स में। ये क्वेश्चन पेपर जो है 2023 का है, विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब। और इस पेपर का कोड है 824 EL। इसका हम एमसीक्यू कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। हम सारा क्वेश्चन करेंगे, वैसे हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं लेकिन हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन आंसर कराएंगे इस पेपर का। ठीक, कैसे कि हमको पेपर कंप्लीट करना है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। मतलब अवतल दर्पण समझते हैं ना, कटोरवा टाइप में जो दर्पण होता है उसी को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इसका बोल रहा है कोई दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। दूसरा फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो देखिए अवतल दर्पण के दो उपयोग क्या क्या है। अवतल दर्पण के हम कई गो उपयोग बता दे रहे हैं, आप जाके लिख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। देखिए पहला उपयोग है नाई की दुकान में हजामत बनाने में, दाढ़ी ओढ़ी देखने के लिए ना अवतल दर्पण का जो आपके सामने बड़का दर्पण लगा रहता है ना शीशवा, वो अवतल दर्पण ही होता है। लेकिन बड़े से अवतल दर्पण का कटा हुआ भाग होता है, इसीलिए नहीं समझ में आता है कि हल्का गोल है, गोल होता है एक्चुअल में। ठीक, तो वो होता है। और गाड़ी की हेडलाइट में देखे होंगे वाइपरवा में ऐसे लगा होता है फोक्स मारने के लिए, टार्च में देखे होंगे लगा होता है कटोरीवा, वो सब क्या है, अवतल दर्पण है। सारा अवतल दर्पण है। जो ऐसे साटा आटा में आता है ब्याह शादी में ऐसे होता है बड़ा सा वाइपर, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। जितने भी लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण हैं सब अवतल दर्पण हैं। जो कटोरीवा उसमें का लाइटों में का होता है सारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में हजामत बनाने में, डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, दांत इस सब का इलाज करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। और सौर भट्टियों में इसका उपयोग बड़ी ज्यादा होता है। सौर भट्टियों में कैसे जानते हैं क्या करता है, कभी भी सूर्य के प्रकाश के सामने लाएंगे ना इसको अवतल दर्पण को, तो वो तो कटोरा टाइप का रहता है, सारा प्रकाश लेके सूर्य का एक जगह कंसंट्रेट कर देता है, बटोर के एक जगह एक के बिंदु पे ला देता है। मतलब इतने दूर का प्रकाश सूर्य का एक कहीं जगह एक बिंदु पे, इस मार्कर पे यहाँ पे पॉइंट किए ना, यहीं पे पूरा बटोर के यहीं पे मार देगा फोक्स। इतना तेज ना गर्म हो जाएगा, जलने लगेगा। तो सौर भट्टियों में किसी चीज को मतलब ताप देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो जब वस्तु, तो इस पे इमेज कैसे बनेगा, ई बनाओ बबुआ। तो देखो कैसे बनेगा है, मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है, वैसे यही अवतल दर्पण है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें बोल रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये है दर्पण का ध्रुव जिसको P से दिखाते हैं। ये है दर्पण का फोकस जिसको F से दिखाते हैं। ये है दर्पण का कर्वेचर सेंटर, इसको C से या 2F से भी दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए बोल रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो वस्तु, यहाँ पे हो वस्तु। ठीक, और कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक, तो यहाँ पे ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच है, ये इनफाइनाइट है। ठीक, इसके बीच है। अब यहाँ से एक किरण ले जाएंगे यहाँ पे, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है और अवतल दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से होती हुई निकल जाती है। तो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, निकल गई। अब देखिए अब कहाँ से ले जाएंगे, अब एकदम सीधा ले जाएंगे। कहाँ पे, एकदम मतलब ऐसे ले जाएंगे कि ये सीधा आकर के 90 डिग्री पे ऐसे ले जाएंगे कि सीधा आकर के कर्वेचर सेंटर से निकले। ठीक, तो यहाँ से लेके जाइए, यहाँ से। ठीक, तो ऐसे लेके जाएंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ से गया ना, फिर ये 90 डिग्री पे, ये क्या है, कर्वेचर सेंटर है। जब भी यहाँ से कोई लाइन जाती है तो इस पे एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम आपको बताए हैं बाबू परावर्तन के नियम में, पिछले लेक्चर हम बताए थे। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई किरण दर्पण पे गिरती है तो उतने ही कोण से वापस जाती है जितने कोण से आई हुई थी। तो है देखिए, है जिस कोण से आया था उस कोण से, मान लीजिए दर्पण है, यहाँ से आई टकराई, यहाँ से इतना कोण से, मान लीजिए 45 डिग्री के कोण से आई थी तो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ही जाती है। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दर्पण से यहाँ पे अभिलंब है। ठीक, इसका दर्पण का, अब यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आई थी और 90 डिग्री का कोण बनाती हुई चली गई, यानी यही आपतित किरण है, यही परावर्तित किरण है। ठीक, तो ये चला गया। अब वस्तु का इमेज कैसा बना, ये बना वस्तु का इमेज। ठीक, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है इमेज, वास्तविक। देखिए उल्टा है, वास्तव में किरण मिल रहे हैं।
ठीक, तो ये वास्तविक है। ठीक, तो ये है ए बी। ठीक, ये क्या बन गया, ये बन गया बी ए। ठीक, देखिए इमेज उल्टा हो गया। तो ये हो गया कब, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब कहाँ बोल रहा है, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो बबुआ जब फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच होगा तो देखिए इसमें कैसे इमेज बनेगा, बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए फोकस और दर्पण के बीच। ठीक, ये क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया आपका फोकस। ठीक, यहाँ पे हो गया कर्वेचर सेंटर, और यहाँ पे बोल रहा है वस्तु कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ध्रुव से और दर्पण के फोकस के बीच, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, एगो समांतर ले जाना है और एगो ऐसे ले जाना है कि इस कर्वेचर सेंटर से जाए, बस कर्वेचर सेंटर से ले जाना रहता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से समांतर ले गए, समांतर ले जाते हैं, फोकस से निकल जाएगी। ठीक, अब देखिए फोकस से यहाँ से निकल जाएगी। अब एगो ले जाते हैं इसे कर्वेचर सेंटर से जाए, और कर्वेचर सेंटर से जाके दर्पण पे टकराए। लेकिन यहाँ हो गया बवाल बाबू, क्या हुआ, देखो ना कर्वेचर सेंटर पीछे है, इधर ये जाएगा तो कभी वापस आएगा प्रकाश, इधर दर्पण ऊपर लगा ही नहीं है, इधर है दर्पण। तो हम कल्पना करके इस प्रकार खींचते हैं इस रे को कि ये कर्वेचर सेंटर से आती हुई हमको प्रतीत हो, यानी इस दर्पण पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक, अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी और कर्वेचर सेंटर से निकल जाएगी ना। अब देखिए क्या हुआ, जब निकली तो है दोनों जा रहे हैं फैलते 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 दूर तक, कहीं मिलबे नहीं करेंगे सब। तो अब इसको कल्पना करके हमको मिलाना पड़ेगा कहाँ पे, पीछे, तभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दर्पण के अंदर वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। ठीक, ये देखिए ये हो गया ए बी, सीधा प्रतिबिंब बना है। ठीक, दिख रहा है ना, और बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, ये छोटा, इतना छोटा वस्तु है, ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है। अब देखिए आपके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपवर्तन के नियम क्या है। बाबू अपवर्तन है क्या, अपवर्तन है क्या, जब कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तित हो जाती है, अपने पाथ से भटक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए बाबू, है हवा है ना, यहाँ पानी है। ठीक, अब क्या हुआ, ऐसे प्रकाश आया और जैसे समुद्र में गिरेगा ना, ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा झुक जाएगा, यहाँ से ऐसे सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन ऐसे जाता नहीं है रियल में, तनी मनी ऐसे हो जाता है, मुड़ जाता है। तो मुड़ जाता है ना, इसी को क्या बोल देते हैं, अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन क्या बोलते हैं, अपवर्तन, अपने पाथ से भटक गई, जाना चाहिए था ऐसे, चली गई ऐसे। ठीक, तो इसको क्या बोल दिए कि अपवर्तन हो गया। अब देखिए, अब बोल रहा है कि अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो देखो अपवर्तन के नियम दो ठे होते हैं, कौन कौन से, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और क्या आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और क्या हो गया, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। देखिए ये हो गया परावर्तित किरण का एंगल R से इसको दर्शाते हैं, इसको I से दर्शाते हैं। ठीक, अब ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक, याद रखिएगा, इंग्लिश में तो नियम अंतर दिया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। परावर्तन को रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो देखिए बाबू, यहाँ पे ये अपवर्तित किरण है, यानी प्रकाश आ रहा है, अब पानी से टकराया ना, बस मुड़ गया। यहाँ पे सघन माध्यम मान लीजिए है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स तो जानते होंगे, सघन माध्यम। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है R, यानी कि कौन सा एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, यानी इस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सरफेस, एक ही तल में होते हैं। तो बबुआ देखो ना, हम एक ही बोर्ड के सरफेस पे तो बनाए हैं, अब इधर से एगो बोर्ड लगा के हमको
बनाना होता तब कहते कि दो सरफेस पे है, दो तल में होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक तल में बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज। हम लोग भी पढ़ते थे ना, बहुत कंफ्यूज किया था ये वाला टॉपिक। देखिए क्या होता है, एक ही तल में होता है। एक ही तल का मतलब ये बोल रहा है कि बोर्डवा के एक ही सरफेसवा में इसको बना सकते हैं, मतलब इस सरफेस पे इसको बना सकते हैं, यही बोल रहा है। तो देखिए ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों को तो एक ही बोर्ड पे ही तो हम बनाए हैं, तो ये क्या है, एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है। देखिए ये है मान लीजिए हवा, ये है पानी, ये है क्या, पानी। अब ऐसे प्रकाश आया, ये अभिलंब है, ठीक, यहाँ से ऐसे अपवर्तित हो गया। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, यहाँ पे है आपतन कोण, यहाँ पे है अपवर्तन कोण, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। आर से अपवर्तन कोण को दर्शाते हैं, आई से इंसिडेंस एंगल को दर्शाते हैं, यानी आपतित किरण के एंगल को दर्शाते हैं, आपतन कोण को दर्शाते हैं, ठीक। अब देखिए ये हो गया आई और आर। अब ये कुछ बन रहा होगा, मान लीजिए कि 30 डिग्री कुछ बन रहा होगा, तो ये बोल रहा है ना कि इसका साइन, आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या होता है, ज्या का मतलब साइन, मैथ पढ़े हैं ना, तो साइन क्या होता है, साइन। मान लीजिए साइन आई बराबर बोल रहा है SIN, साइन आई बटा साइन आर का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो एक नियत होता है, नियत होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नियत होता है, ठीक। इसको कुछ इस दर्शा सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ये क्या होता है, नियत होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, इसको नियत लिख दीजिए, ठीक। नियत, नियत का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं है। क्या होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे है कुछ एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री छोटा दिख रहा है, ये 60 डिग्री, ठीक। तो साइन 60 और साइन 30 का रेशियो जो आएगा, वही अगर इसका एंगल चेंज करेंगे तो ये भी उतना ही पे चेंज होगा कि उसका रेशियो उतना ही आए। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, मतलब कि अनुपात नियत होता है, साइन आई और बाई साइन आर का रेशियो जो होता है नियत होता है, बदलता नहीं है, नियत होता है एक माध्यम के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पानी रखे हैं, तब तो नियत है, जो आ रहा है, मान लीजिए इसका रेशियो आ रहा है 10, कभी भी कितना हूँ एंगल पे इसको आपतित कीजिए 10 ही आएगा। समझिए ना कि इसका अनुपात नियत रहता है, एंगल कितना हूँ बनेगा, अनुपात मान लीजिए 10 आ गया तो 10 ही रहेगा, अब इससे चेंज नहीं होगा, बस यही बोल रहा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात नियत रहता है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर की वस्तु लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो देखिए जब क्वेश्चन लगाने के लिए बोले ना न्यूमेरिकल, तो पहले लिख लीजिएगा दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है, ठीक। दिया है, क्या क्या दिया है बस लिख लीजिए। 3 सेंटीमीटर की वस्तु, ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर की वस्तु लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। F इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन फोकस दूरी को हम माइनस में लेते हैं, अभी बताएंगे कैसे नापते हैं, कैसे नापेंगे तो माइनस में आएगा। और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यू की दूरी, यू यानी वस्तु की दूरी लेंस से कितनी है, लेंस से 10 सेंटीमीटर है, इसको भी माइनस में लेते हैं, ठीक। अभी बताएंगे काहे माइनस में लेते हैं, चिंता मत कीजिए। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति, आकार और प्रकृति यानी भी ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद आई भी ज्ञात करना है और प्राकृतिक यानी नेचर या NATURE, ठीक, नेचर भी ज्ञात करना है, ठीक। तो अब देखिए बोल रहा है कि इतना इतना दिया है, अब कैसे नापते हैं, ये लेंस है, कौन सा लेंस बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर की वस्तु लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, हमको उससे कोई मतलब नहीं कौन सा लेंस है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, ठीक, उत्तल लेंस है, ठीक। यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो देखिए इसमें
कैसे हम दूरी नापते हैं बाबू? जब वस्तु को रखते हैं किसी भी लेंस या दर्पण के सामने, वस्तु को रखने का एगो परंपरा है। जैसे परंपरा है कि शादी में 7 गो फेरा लिह तो 7 गो फेरा आदमी लेला, तो वैसे ही एमे का होला, एमे मतलब कि वस्तु को किधर रखना है, एक परंपरा है कि हरदम जब भी वस्तु को रखेंगे इमेज बनाने के लिए तो इस साइड रखेंगे। किस साइड? दाहिने साइड रखेंगे, राइट साइड रखेंगे लेंस के। तो ये मान लीजिए कोई छुटकू है, ठीक, तो छुटकू को यहाँ रख दीजिए, तो ये राइट साइड ही हरदम रखा जा सकता है, इधर नहीं रखा जा सकता। ये एक परंपरा है, जैसे हम परंपरा देते हैं ना, कई को परंपरा होता है हमारे समाज में, वैसे ही ये परंपरा है साइंस का, ठीक। तो ये राइट साइड ही बस रखा जाता है वस्तु, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, बोल रहा है कि इसमें फोकस माइनस में लिया जाता है। अब काहे माइनस में लिया जाता है? आप जानते होंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और वाई अक्ष, ये जानते होंगे ना, ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, ठीक, ये है एक्स अक्ष। तो देखिए ये है वाई। अब क्या होगा, एक्स अक्ष पे ये है एक्स अक्ष, जब मूल बिंदु से इस बिंदु से दूरी इस साइड लेते हैं तब प्लस में लेते हैं, जब इस साइड लेंगे प्लस में लेंगे, इस साइड लेंगे यानी लेफ्ट साइड लेंगे प्लस में लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे प्लस में लेंगे, और राइट साइड में लेंगे माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो इधर निगेटिव में दूरी लेते हैं और इधर पॉजिटिव में दूरी लेते हैं, ठीक। अब इधर वाई अक्ष पे चले आइए, वाई अक्ष पे ऊपर जब दूरी लेंगे तो पॉजिटिव में लेंगे यानी प्लस में लेंगे, नीचे जब दूरी लेंगे तो माइनस में लेंगे यानी निगेटिव में लेंगे, ठीक। तो समझ में आ गया कैसे दूरी लेते हैं। अब इस एक्स अक्ष वाई अक्ष को यहाँ पे लाके रख दीजिए, हाई मूल बिंदु मान लीजिए। अब इस लेंस को देखिए बाबू, इधर जब दूरी लेंगे कहाँ, किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। इधर ऊपर जब दूरी लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, और इस साइड जो दूरी लेंगे वो निगेटिव में लेंगे, ठीक। अब देखिए इस लेंस के नीचे जो दूरी लेंगे वो किस में होगा? माइनस में, निगेटिव में, ठीक। तो ये हो गया, इसी टाइप से हम दूरी लेते हैं। अब हम बताएं आपको कि वस्तु को कभी भी किधर लेते हैं, लेंस के दाहिने साइड लेते हैं, ये वो परंपरा है। तो क्या होगा, वस्तु की दूरी लेंस से जो लेंगे वो माइनस में ही तो लेंगे, तो -10 सेंटीमीटर इसीलिए लिखे हैं। अब फोकस भी हम जब जिधर वस्तु रहता है उधर ये ले लेते हैं, ठीक। इधर भी होता है इसका एक फोकस, तो वैसे हम -30 ले लिए हैं फोकस। अब -30 इसका फोकस, +30 भी होता है, इधर का फोकस लेंगे तो +30 हो जाएगा, इसका डबल फोकस होता है, तो माइनस प्लस कुछ, लेकिन हम इधर का फोकस ले रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं, ठीक। अब ऑब्जेक्ट का लेंथ, ऑब्जेक्ट जो है सीधे तो रखोगे बाबू, तो सीधा रखेंगे तो ये किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, और जब ऊपर की ओर होगा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इसलिए ऑब्जेक्ट का लेंथ लिए हैं, वस्तु का लंबाई जो है पॉजिटिव है। अब देखिए अब इसको लगाने का तरीका क्या है, क्या दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि वस्तु की स्थिति क्या है, मतलब कि लेंस से वस्तु की दूरी कहाँ है, ठीक। तो देखिए कैसे लगाएंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब ये v क्या है? v जो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब जो इमेज बनेगा लेंस द्वारा उसकी दूरी है। अब इधर बन जाए वही v है, ठीक। अब u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। v क्या है? वस्तु की नहीं है, ये वस्तु के प्रतिबिंब की है, जो उसका फोटोआ बनेगा उसका दूरी है लेंस से। और f क्या है? लेंस की फोकस दूरी। अब इस पे सारा मानवा बैठा दीजिए, आ जाएगा भी। तो मान बैठाइए 1/f का मान कितना है? -30 बराबर 1/v भी नहीं दिया है हमको, -1/-10। देखिए u कितना दिया है? -10। इसको बैठा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? इधर पलटा पलटी कर दीजिए, 1/v बराबर 1/30। इस देखिए अभी नहीं समझ में आएगा, देखिए आपको यहाँ पे 1/30 है, ठीक, माइनस में है, ये माइनस को ऊपर लेते जाइए। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1/v और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस, 1/10 हो गया। अब क्या करेंगे इसको? अब इसको क्या करते हैं, -1/30। अब इसको अगर इधर लाएंगे पूरे इस टर्म को, तो ये प्लस में है, और इक्वल टू के इधर आता है तो क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है, माइनस में हो जाएगा। 1/10 = 1/v हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, 1/v पहले लिख लीजिए, और उसके बाद क्या लिख लेंगे, 1/v बराबर 1 - 1 - 1/10
कितना हो जाएगा 30 और बटा 10, ठीक, ये माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, तो यही ना है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 1/v बराबर, एलसीएम लेंगे तो इसमें देखिए एलसीएम इसका 30 आएगा। अब 30 है इसके नीचे, तो इसमें कुछ नहीं गुणा करेंगे, -1 लिख देंगे। अब इसके नीचे 10 है तो 10 तियाँ 30, 3 से गुणा कर देंगे तो 3, ठीक। अब देखिए 1/v बराबर क्या हो गया, माइनस का 4/30 आ गया ना, 4/30। अब इसको सीधा कर दीजिए, ये तो समझ गए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आप पलट दीजिए, पलटते हैं तो सारा को पलट दीजिए दोनों तरफ को, v/1 कर दीजिए, v/1 = 30/-4, मतलब पलटेंगे तो सारा, इधर वाला पलटेंगे तो उधर ही वाला पलटना पड़ेगा। अब एक बटा में रहता है तो उसका कोई मान नहीं होता है, तो v कितना आ जाएगा, 30 बटा कितना आ जाएगा, -30/4। अब भी इतना आ गया, भी इतना सेंटीमीटर आ गया, तो भी निकल के आ गया। जो स्थिति पूछ रहा था कि लेंस से किधर है, लेंस से कितने दूरी पर है, -30/40, तो इधर है कि इधर। बाबू माइनस जब लेते हैं, जब लिखल जाए माइनस, है नहीं, समझ में आए, तो इधर आएगा, ठीक। तो इधर -30/40 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनेगा। अब देखिए इमेज जो होगा वो जब इधर बनेगा उल्टा, तो ये होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई I, देखिए एक होता है m = I/O बराबर v/u, यानी इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन। m = आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, या भी यानी वस्तु की प्रतिबिंब की लेंस से दूरी बटा वस्तु के लेंस से दूरी। तो यही होता है ये फार्मूला, मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। तो m = इतना होता है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, I/O हम लिख सकते हैं ना, I/O बराबर v/u, इसको छोड़ दीजिए, इससे हमको मतलब नहीं आवे, ठीक। तो क्या हो गया, I/O बराबर v/u। अब इसको क्या करेंगे, इसके जगह पे सारा मान रख दीजिए। हमको क्या निकालना है, I निकालना है, I का मान हमको पता करना है। तो I/O, O कितना हो गया, O यहाँ पे दिया था, देखिए O दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3, और उसके बाद भी अभी निकाले हैं, -30/40 बटा 4, और उसके बाद u कहाँ है, u दिया है पहले से, -10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो I आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, I/3 बराबर, अब इसको देखिए ये क्या है, एक ये अंक है और एक ये है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, -30/4, और इसको जब मतलब भाग करते हैं ना तो ऐसे कर देते हैं, इसको गुणा में करके लिखने के लिए इसको लिख देते हैं 1/10 -10। कैसे लिखे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक है ना। तो देखिए जब गुणा में लिखते हैं ना तो इसको पलटी मार देते हैं, जब गुणा में लिखेंगे इसको पलटी मार देंगे, तो पलटी मार के 10/1 था, अब 1/10 पलटी मार के कर दिए, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 30 कैंसिल 3 बार में, ठीक। और देखिए इसको गुणा कर देंगे ले जा करके, I/3 बराबर 3/4 आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे, ये 3 जो है इसको ऊपर भेज दीजिए, I बराबर 3 × 3 पहले लिखिए, 3 × 3/4। अब I बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 9/4 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई कितनी आ गई, 9/4 सेंटीमीटर। तो ये सारा हम निकाल लिए। और देखिए ये प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, कहाँ से कि v का मान माइनस में आया है, ठीक। किस में आया है, माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब कि लेंस के राइट साइड बना है, राइट साइड जो भी इमेज बनता है आभासी बनता है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब ओम का नियम लिखिए, आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम का नियम लिखिए और किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए, और 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट के लिए जलाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक। धारा भी ज्ञात करना है और ऊष्मा यानी हीट भी ज्ञात करना है। चलिए ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम यह होता है, देखिए आपके सामने भी आ रहा होगा ओम का नियम। ओम का नियम यह होता है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे
चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार का प्रकृति, चालक तार का पदार्थ ताप ना बदला जाए तो उसमें बहने वाली धारा दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब देखिए बोल रहा है ना, एगो तार ले ला बाबू, का तार, कोई भी रेड वाला तार आपके घर में जो रहता है ना वो ले लीजिए। अब इसमें जो धारा बह रहा है, करंट बह रहा है, करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है ना आई, वो दोनों सिरों के विभवांतर यानी वोल्टेज के कितना वोल्टेज आया है बोलते हैं ना, तो वोल्टेज की यानी V के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू I क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या होता है? V यानी वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू विद्युत धारा। ठीक, तो देखिए ये वोल्टेज जो है ना जब बढ़ेगा तो ये आई भी इसका पटीदार है। देखिए पटीदार कभी भी कम रहना नहीं चाहता है। आप देखे होंगे गांव में पटीदार कभी कम रहना नहीं चाहता है। आप 1 गुना बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, जितना बढ़ेंगे ना उतना बढ़ेगा, जो आप सामान लाएंगे वो लाएगा। वैसे सेम यही करता है। प्रोपोर्शनल का काम क्या है? यानी इसमें संबंध बनाना। यदि ये 1 है तो ये भी 1 गुना बढ़ेगा। ठीक, ये अगर 2 है तो ये भी 2 रहेगा। मतलब कि जितना ही बढ़ेगा उतना ही हो बढ़ेगा, जितना ही बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। जो वोल्टेज है जितना बढ़ाएंगे उतना उस चालक में बहने वाली धारा भी बढ़ जाएगी। अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो उसमें चालक में बहने वाली धारा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही दर्शाता है। अब इसके बाद इस फार्मूले को कैसे बनाते हैं आप तो देख लिए। ओम का नियम यही होता है कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था, अब मान लीजिए लंबाई है 10 मीटर लंबा तरवा है, उसको 50 मीटर कर देंगे तो नहीं होगा। मतलब उसके लंबाई में परिवर्तन ना करें, 10 मीटर रहने दें। तो उसके भौतिक अवस्था, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? तार है मान लीजिए, इसका मोटैया जो इतना है ना, गोला सा, इसका क्षेत्रफल कितना है, यही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल में परिवर्तन न किया जाए, उसके हीट में कोई परिवर्तन न किया जाए, उसके तापमान में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा ये I और V परस्पर समानुपाती होते हैं। मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, यही बोल रहा है। परस्पर समानुपाती का मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। अब समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं बाबू? कोई नियतांक लगा देते हैं। तो R यहाँ पे नियतांक का काम करता है। तो V इजिकल टू RI या IR भी लिख सकते हैं इसको, V इजिकल टू IR। ठीक, अब IR लिख दिए, V इजिकल टू IR। ये क्या है? ये एक समानुपातिक नियतांक है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? चालक तार का प्रतिरोध बोलते हैं। अब R बराबर हम लिख सकते हैं क्या? V बाई आई लिख सकते हैं ना। R को नीचे भेज दीजिए V के नीचे, तो V बाई आई। यही फार्मूला जो होता है प्रतिरोध का होता है। क्या होता है? R इजकल टू V बाई आई, वोल्टेज बटा विद्युत धारा। समझ में आ गया? तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, ये फार्मूला निकल के आता है ओम के नियम से। तो यहाँ तक लिख देंगे तो ओम का नियम हो जाएगा। ठीक, वो जो हम बोले हैं वो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। उसके बाद ये लिख दीजिएगा V प्रोपोर्शनल टू I, उसके बाद V इज इक्वल टू IR। R जो है कांस्टेंट है, जहाँ लिख दीजिएगा जहाँ R एक समानुपातिक नियतांक है, ठीक, लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे R इज इक्वल टू, यहाँ से लिख दीजिए R इज इक्वल टू V बाई आई। क्या लिख देंगे? V बाई आई, और इसको घेर दीजिए, ये एक फार्मूला बन गया। तो यही यहाँ तक लिख देंगे तो ओम का नियम हो जाएगा। अब बोल रहा है किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो किन्हीं 2 कारकों को इसमें पूछा है। तो देखिए हम 3 कारक आपको बता देते हैं, आप जौन मन करेगा लिखिएगा। देखिए प्रतिरोध क्या होता है हम कल ही आपको बताए थे, अभी आपको फार्मूला भी बताए हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई, ये प्रतिरोध का ही फार्मूला है। R को हम प्रतिरोध बोलते हैं, चालक तार का प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए, अब ये चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? अगर चालक तार की लंबाई ज़्यादा है
प्रतिरोध ज्यादा होगा। जितना लंबा तार लेंगे उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? विरोध करना। आप हवा में दौड़ते हैं, हवा में दौड़ेंगे तो आप आराम से दौड़ेंगे। आप पानी में दौड़ेंगे तो एकदम हाफ जाएंगे, दौड़ते 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 लगेगा कि एकदम हार जाएंगे। तो काहे हार रहे हैं? काहे से कि पानी आपके चलने का विरोध कर रहा है। इस विरोध करने के गुण को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अब इसमें चालक तार का प्रतिरोध, बाबू तार का प्रतिरोध, इसमें क्या बह रहा है? विद्युत धारा बह रहा है, विद्युत धारा। तो इसका विरोध कर रहा है कोई इस तारवा में, तो कौन विरोध जो कर रहा है ना, उसी के गुण को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। विरोध करने के गुण को, जो इसको चलने नहीं दे रहा है, करंट को चलने नहीं दे रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं? उसी को बोल रहे हैं विद्युत प्रतिरोध बोल रहे हैं। ठीक, इसको आर से दिखा रहे हैं। अब इसका लंबैया जितने बढ़ाएंगे उतने दूरी तय करना पड़ेगा। अब पानी में इतनी दूर दौड़ना है तब तो ठीक है। आज मान लीजिए खूब दूरे तक दौड़ना है तो क्या होगा? दौड़ते दौड़ते हाफ जाएंगे तो आपका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही इसका जब लंबैया बढ़ा देंगे तो इसको दूर तक दौड़ना पड़ेगा, मतलब इसका प्रतिरोध बढ़ गया। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ये मोटैया इसका अगर बढ़ा देंगे तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। काहे घट जाएगा? देखिए इसमें घट जाता है। अब आप पढ़े होंगे फिजिक्स, अब यहाँ पे समझाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो छोड़िए ये बस याद रखिए कि जैसे ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध का मान घटेगा। जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध, जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध, जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध। समझ में आया? तो यही होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। अब तार की प्राकृतिक पे भी निर्भर करता है। अब मान लीजिए कापर का लिए हैं तो कम प्रतिरोध रहेगा, एल्युमिनियम का ले लिए ज़्यादा हो जाएगा, लोहा का ले लिया और ही ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे होता है। तो ठीक, तो ये इसकी प्राकृतिक पे भी निर्भर करेगा। तापमान पे हीट बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, हीट घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। ठीक, तो 4 ठे हम आपको कारक बता दिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले। अब बोलिए, अब दिया है आगे कि 200 वोल्ट के बल्ब का 40 वाट का बल्ब है एक, और उसमें वोल्टेज दिया जा रहा है कितना? 200 वोल्ट। तो विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब केवल 5 मिनट के लिए जलाया जाता है। तो देखिए पहले दिया है, क्या लिख लेते हैं? पी मतलब पावर दिया है कितना? 400 वाट। कितना दिया है? 400 वाट। ठीक, 400 वाट। और कितना दिया है? वोल्टेज V, वोल्टेज कितना दिया है? 200 वोल्टेज, 200 वोल्ट। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद टाइम कितना दिया है? T 5 मिनट, 5 मिनट, मिनट दिया है। हम कभी भी टाइम को लेते हैं तो सेकेंड में लेते हैं, जहाँ भी टाइम को लीजिएगा ना सेकेंड में लीजिएगा। तो 5 में अगर 60 का गुणा कर दें तो इस सेकेंड में बदल जाएगा। तो 5 मिनट है, 5 गुणे 60 सेकेंड में बदल गया। ठीक, तो ये इतना दिया है। पूछ क्या रहा है हमसे? आई पूछ रहा है, विद्युत धारा पूछ रहा है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? उसके बाद हीट पूछ रहा है, उष्मा पूछ रहा है। देखिए P इक्वल टू होता है पावर यानी शक्ति इक्वल टू होता है V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई। वोल्टेज गुणे विद्युत धारा। क्या होता है? वोल्टेज गुणे विद्युत धारा। शक्ति बराबर वोल्टेज गुणे विद्युत धारा। अब देखिए क्या होगा? P कितना दिया है? P इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे जो दिया है लिख दीजिए। 400 वाट दिया है। 400 बराबर V कितना दिया है? 200। और I हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो I को आइए छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 400 आई 200 को नीचे लाइए, 200। ठीक, कितना हो गया? 200। डबल जीरो कैंसिल, 2 से 2 दूना 4 बराबर आई इंटू 1 तो 1। ठीक, आई हो गया। अब देखिए आई बराबर कितना लिख सकते हैं? आई बराबर आ गया 2 एम्पियर। ठीक, एम्पियर लिखते हैं। तो 2 एम्पियर विद्युत धारा का मान आ गया। अब पूछ रहा है हीट। क्या पूछ रहा है? हीट पूछ रहा है। ठीक, तो हीट कैसे निकालेंगे? हीट निकालने का एक फार्मूला होता है। हीट निकालने का एक फार्मूला होता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 किलो 4.2 कैलोरी। क्या होता है? 4.2 कैलोरी। ठीक, ये होता है एक फार्मूला। क्या होता है? हीट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2। याद कर लीजिए, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे जब इसको लगाएंगे तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे? अब हमारा एम्पियर विद्युत धारा कितना आया था? विद्युत धारा आया था 2 एम्पियर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? अब प्रतिरोध पहले निकालेंगे, कैसे कि H इज इक्वल टू क्या है? आई स्क्वायर आर, आर क्या है? प्रतिरोध है,
टी, हमको आई मालूम है, टी मालूम है, यहाँ पे 4.2, ठीक। तो हमको आई मालूम है, टी मालूम है, आर नहीं मालूम है। तो आर का फार्मूला अभी हम क्या बताए हैं, आर इज इक्वल टू कितना बताए हैं, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, यही ना बताए हैं, यही ना बताया वी बाई आई। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी, वोल्टेज का मान कितना दिया है 200 बटा आई कितना आया था 2 एम्पियर, 2 से 200 कट गया, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 100। और इस आर का मात्रक जो होता है ओम होता है, ओम ऐसे बनाते हैं, ठीक, ओम ऐसे बनाते हैं, आप पढ़े होंगे। अब देखिए हीट का क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी और अपन 4.2 कैलोरी में आता है। H इज इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई का मान रखिए, आई कितना आया था 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर गुणे आर कितना आ गया 100 गुणे टी कितना आ गया, टी कितना है, टी है 5 गुणे 60, ठीक। तो 5 गुणे 60 सेकेंड में रखते हैं, ठीक। अब 4.2 नीचे रख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। पहले 2 दूना 4, 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो गया ना। तो H इज इक्वल टू 20 गुणे 100 गुणे 60, ठीक, बटा 4.2 हो गया ना। अब क्या कीजिए, अब इस 4.2 को इसका दशमलव हटाइए, 4.2 का दशमलव हटाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए H इज इक्वल टू 20 गुणे 100 गुणे 60 बटा 4.2। अब दशमलव हटाने के लिए नीचे ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं। तो जब 10 से गुणा करते हैं, तो जब इसमें 10 से गुणा देंगे ना, मतलब गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा। और ऊपर का 10 का गुणा उसमें करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, अब ऊपर चलिए, ऊपर देखते हैं क्या होता है। अब H इज इक्वल टू कितना आ गया, अब यहाँ 10 का गुणा 20 में कर दीजिए, 20 दूना 20 दाम में 200, सॉरी 20 दाम में 200 गुणे 100 गुणे 60 और बटा 42 आ गया ना 42। अब ये कैलोरी में आएगा हीट, याद रखिएगा। H इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको 60 को इसमें गुणा कर दीजिए। एक काम कीजिए, 6 गुणे 10 इसको लिख सकते हैं ना 60 को, तो इसको 6 गुणे 10 लिखिए, ठीक। कितना लिख सकते हैं 6 गुणे 10, तो 200 गुणे 10, इसमें का 60 में का 10 गुणे 6 और गुणे 100, ठीक, लिख सकते हैं ना, बटा 42। अब 6 सत्ते 42, ठीक, 6 सत्ते 42, 7 हो गया ना। अब इसको काटिए, 6 सत्ते 42, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। तो उसके बाद आप देखिए H इज इक्वल टू कितना आ गया 7 से, अब काटिए इसको 100 को काटिए 7 से, 7 का 7, 7 14, 7 एकम 7, इतना ही रहने दीजिए, 3 30, 7 चौको 28, ठीक, पॉइंट 7 चौको 28। और उसके बाद कितना आएगा 7 एकम 7, 7 चौको 28, 2 7 7 दूना 14 और फिर कितना आ गया 6 7 7 7 8 56, ठीक। तो कितना आ गया 14.28 गुणे 10, ठीक। तो 14.28 गुणे 10 आया है और गुणे 200, ठीक। तो 14.28 गुणे 10 गुणे 200, ठीक, कैलोरी में आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको पॉइंट को यहाँ भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस 2 से गुणा करिए पहले। देखिए कैसे लिखेंगे, H इज इक्वल टू 14.28 गुणे 10 गुणे इसको 2 गुणे 100 लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 100 कितना आता है 200, तो इसको 200 लिख दीजिए। अब H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 8 16 कर 6, 2 दूना 4 1 5, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, तो 18.56 गुणे 10 और गुणे 10 100, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका H कितना आएगा, देखिए इस पॉइंट को यहाँ नहीं रहने देते हैं, इस पॉइंट को भेज देते हैं इधर। तो जब भेजेंगे तो नीचे ऊपर क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम भाग दे दिए 10 से और यहाँ पे 10 से गुणा कर दिए, कहाँ से कि बैलेंस करना है। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1.856 इंटू 10 और इंटू 100 इंटू 10 आ गया ना। ये 10 का भाग इसमें चला गया है, तो ये पॉइंट 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे 1.856 इंटू, ये देखिए कितना जीरो है 10 का लिखिए 10 और इसमें कितना जीरो है 1 2 3 4,
ठीक। तो 10 टू द पावर कितना लिख देंगे 4, ऐसे लिख देंगे और कैलोरी में इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन में कुछ गलती हो सकता है तो आप खुद देख लीजिएगा। तो कैलकुलेशन मतलब आप खुद देख लीजिएगा, इसी प्रकार से कैलकुलेशन हो सकता है। गलती तो वैसे नहीं है हमारे देखने में, अगर आपके देखने में कुछ गलती हो तो सही कर सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक। जब हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन जो है बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको समझाने में टाइम लग जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिजिक्स का और क्वेश्चन भी बाकी है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कर लेंगे, बायो का भी क्वेश्चन कर लेंगे। उसमें टाइम नहीं लगेगा, बस फिजिक्स में टाइम लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।